प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 16 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है विराम चिन्ह। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 16 विराम चिन्ह अंग्रेजी में से पंक्चुएशन मार्क्स। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ में हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी में पंक्चुएशन मार्क्स इसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। बात करते समय हम कहीं ना कहीं थोड़ा रुकते हैं, कहीं ना कहीं अपनी बात कहते समय थोड़ा रुकते हैं। यह रुकने का अर्थ ही स्पष्टता के लिए जरूरी है। अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने के लिए भाषा में थोड़ा थोड़ा रुकावट बीच बीच में जरूरी है। रुकने का अर्थ है विराम। तो इसी जैसे विराम करना, आराम करना, रुकना, तो रुकने का अर्थ क्या है? विराम। इस विराम को जिन चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं उन्हें हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह कहते हैं। बोलते, पढ़ते, लिखते और सुनते समय उचित स्थान पर विराम देने से, उचित स्थान पर रुकने से बात को समझने में सहायता मिलती है। चाहे बोलो, पढ़ो, लिखो, तो बीच बीच में थोड़ा रुकना, उसी रुकने को क्या कहते हैं? विराम। विराम यानी और उन रुकावट को जिन चिन्हों से प्रदर्शित किया जाता है कि कितनी मात्रा में आप रुके हो, कैसे रुके हो, उसका अर्थ क्या है, उन्हें विराम चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परिभाषा देखिए, वाक्य बोलते या लिखते समय भाषा में स्पष्टता लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। इसकी परिभाषा है ना। भाषा में स्पष्टता, चाहे बोलो, लिखो या फिर आप पढ़ो, तो ऐसे भाषा में सही अर्थ व स्पष्टता लाने के लिए आप विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर रुकने के लिए ही आप विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उसी विराम को रुकावट या रुकना कहते हैं भाषा के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से कभी कभी अर्थ बदल जाता है। जैसे देखिए, पढ़ो मत लिखो, पढ़ने को कहा जा रहा है पढ़ो मत लिखो, लिखने को कहा जा रहा है पढ़ो मत लिखो, पढ़ने को कहा जा रहा है पढ़ो मत लिखो। यहाँ पर लिखने को कहा जा रहा है। देखो, वाक्य शब्द भी वही है, वाक्य भी वही है, बस विराम चिन्ह का स्थान अलग होने के कारण वाक्य में अर्थ अलग हो गया है। एक जगह पढ़ने की बात कही जा रही, नीचे लिखने की बात कही जा रही। आप देख रहे हो बच्चों, ये जो रुकावट है अलग अलग स्थानों में वाक्य के अंदर अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं। तो इस तरह से आगे देखिए, मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार है। कुछ विराम चिन्ह देखिए। पूर्ण विराम देखिए, पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। वाक्य पूरा होने पर उनके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। पूरी तरह आपको रुक जाना है, तब आपको जब आपको वाक्य में बोलते, पढ़ते, लिखते समय पूरी तरह रुकना है तो आपको पूर्ण विराम लगाना है। प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रश्नवाचक में तो प्रश्नवाचक चिन्ह ही प्रयोग होगा। जैसे देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, उदाहरण, राजा हरिश्चंद्र सत्यावती थे। बात पूरी हो गई। पूर्ण, हमें पूरी तरह से रुकना है। पूर्ण विराम, किसान खेत में पानी दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पूर्ण विराम का प्रयोग व्याकरण में होता है, हमारी भाषा में होता है। विराम, अल्प विराम इस प्रकार होता है। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा विराम, थोड़ा रुकना, है ना। पूर्ण विराम पूरी तरह से रुकना, अल्प विराम थोड़ा रुकना। वाक्य बोलते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। नंबर 1 देखिए, वाक्य में आए शब्दों को अलग अलग करने के लिए भी किया जाता है। जैसे चिड़िया घर में शेर, हाथी, हिरण, भेड़िया, बकरी तथा भालू थे। तो इस तरह से वाक्य में कई तरह के शब्द आए हैं, उनको अलग अलग करके बताने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए किया जाता है। हाँ देखिए, वाक्यांशों को जोड़ने के लिए, अब देखिए अब अल्प विराम का वाक्यांशों को जोड़ने के लिए, जैसे निशिता ने विद्यालय से आकर वस्त्र बदले, खाना खाया और थोड़ा आराम किया। इस तरह से वाक्यांश को भी जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला, समुच्चय बोधक से पहले, जीतू ने परिश्रम तो किया लेकिन उसे अच्छे अंक नहीं मिले। तो इस तरह से समुच्चय बोधक से पहले भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ये समुच्चय बोधक क्या है? लेकिन से पहले प्रयोग किया गया। अगला देखिए, कथन को स्पष्ट करने के लिए अध्यापिका ने बताया हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यानी किसी की कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? उस बात से पहले हम क्या लगाएंगे? अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। इस तरह से अल्प विराम का प्रयोग अलग अलग स्थान, अलग अलग स्थितियों में किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, संबोधन तथा हाँ या ना, नहीं के बाद। संबोधन हाँ
या नहीं के बाद। तो इस तरह से संबोधन तथा हाँ या नहीं के बाद भी किया जाता है, हाँ मैंने कार्य कर लिया। तो इस तरह से आप इनका प्रयोग करेंगे। तीसरा देखिए अर्धविराम। वाक्य लिखते या बोलते समय एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य लिखते या बोलते समय एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, लक्ष्य घर आया, बस्ता रखा और खेलने चला गया। तो इस तरह से बोलते समय एक तो बड़ा वाक्य और एक क्या है, एक बड़े वाक्य में से एक से अधिक छोटे वाक्यों को, यानी कि देखिए यहाँ पर देखिए लक्ष्य घर आया, बस्ता रखा और खेलने चला गया। तो इस तरह से एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने का कार्य अर्धविराम करता है। देखिए ये अलग वाक्य, ये अलग वाक्य है, तो सबसे पहले आपका ये आ गया ना अर्धविराम, फिर बाकी छोटे वाक्य एक से अधिक वाले बाद में आए। तो होता है देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य में जहां प्रश्न पूछा जाता है वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए आपका नाम क्या है, तुम कहाँ चले गए थे। पांचवा देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह, मन के भाव यानी हर्ष, हर्ष यानी खुशी, शोक, भय, आश्चर्य, घृणा आदि को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, अरे तुमने ये क्या किया, अरे तुमने यह क्या किया, हाय मैं तो लुट गया, हाय मैं तो लुट गया। छठा देखिए योजक चिन्ह, योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। अब छठा देखिए योजक चिन्ह, योजक चिन्ह की पहचान इस प्रकार होती है और विस्मयादि बोधक चिन्ह की पहचान इस प्रकार होती है। देखिए बच्चों, योजक चिन्ह की पहचान देखिए होती है। योजक का अर्थ है जोड़ने वाला। तुलना करने वाले शब्दों तथा शब्द युग्मों के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, लड़का लड़की, रात दिन, ठीक है। आगे देखिए फूल सी, थोड़ा सा, दूध जैसा। इस तरह से तुलना करने पर और शब्द युग्मों को दिखाने के लिए विलोम शब्दों के बीच में भी ऐसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। साथ में देखिए उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह देखिए उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकेहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकेहरा में इस चिन्ह का देखिए, इकेहरा ये वाला है जो अकेला वाला है, दोहरा में दो है, डबल है, ठीक है। इकेहरा उद्धरण चिन्ह देखिए, इस चिन्ह का प्रयोग किसी अक्षर, शब्द, किताब, वस्तु या व्यक्ति का नाम विशेष रूप से लिखने के लिए किया जाता है। किसी विशेष नाम को मतलब दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर महान कवि थे। तो देखिए किसी का नाम का जो विशेष सरनेम होता है या फिर उसको क्या है कुछ अलग है, वो विशेष रूप से सबसे अलग होता है। वो विशेष विशेष किताब हो या शब्द हो या अक्षर हो, उसको दिखाने के लिए हम इकेहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो दिनकर के अंदर देखिए, दिनकर कौन है, रामधारी सिंह। तो केवल दिनकर भी होता है तब भी। हाँ देखिए दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा में तो दो होते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात, यानी कही गई बात, कहे गए कथन को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे किसी ने कुछ कहा, उसी की बात को ज्यों का त्यों दिखाना है, जैसे कहा वैसे। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो आगे बढ़ो और अज्ञान का अंधकार दूर करो। अब अगला देखिए, अगला आठवां देखिए लाघव चिन्ह। देखिए लाघव चिन्ह देखिए, इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है, यानी छोटा करके लिखना होता है। जिस शब्द को हमें छोटा करके लिखना है उसके साथ हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर को हम इस प्रकार भी लिखते हैं, ठीक है, और प्रश्न को इस प्रकार लिखते हैं, उत्तर को इस प्रकार लिखते हैं। पर ये छोटा सा गोला जो है ये जरूर आएगा, शॉर्ट फॉर्म जिसे कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म के साथ हम लिखते हैं ना लाघव चिन्ह, इसे हिंदी में कहते हैं। किसी भी शब्द को हम शॉर्ट करके लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं, तब हम लाघव चिन्ह का प्रयोग साथ में करते हैं। तो ये पाठ समाप्त हुआ। आपने क्या सीखा देखिए, वाक्य लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा समय रुकने के लिए किया जाता है। अर्धविराम का प्रयोग एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग भाव प्रकट करने वाले शब्दों के बाद किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग तुलना वाले शब्द तथा शब्द युग्मों के साथ किया जाता है। ये पाठ समाप्त हुआ। अब बताइए बच्चों, अभ्यास की बारी का देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। चलिए देखिए, पहला, कभी सभी लड्डू नीचे गिरकर
चूर चूर हो गए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सभी लड्डू नीचे गिरकर चूर चूर, देखो योजक चिन्ह आएगा, शब्द युग्म है, हो गए, फिर पूर्ण विराम आएगा। ठीक है, बाकी आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे बच्चों। अगला देखिए, बहुत आसान है, पाठ को आपने समझ लिया है, के आधार पर आप ये बनाएंगे वाक्य, पूर्ण कीजिएगा अभ्यास अच्छे से। चलिए, सही विराम चिन्हों से मेल कीजिए। आपको योजक चिन्ह बताइए क्या है, ये रहा। प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम और लाघव चिन्ह, जैसे आपने पाठ में समझा उसके अनुसार। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में गलत विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, सही विराम चिन्ह लगाकर वाक्यों को पुनः लिखिए। जैसे पहला देखिए, वे आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, तो लाघव चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, योजक आएगा। ठीक है, वे बैठकर बात कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, इस पहले वाक्य में देखिए प्रश्न सूचक नहीं है, कोई प्रश्न वाली बात की नहीं जा रही है, केवल यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा। ठीक, बाकी आप स्वयं करेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। यह अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद को अच्छे से पढ़े, जहां जिस जगह जितना रुकना है, जो भाव प्रकट करना है, पाठ के अनुसार मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है, जैसे उसके अनुसार आप यहाँ पे विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। जैसे प्राचीन काल की बात है, बात पूरी हो गई तो आप यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है, देवता और दानव आपस में लड़ते रहते थे, पूर्ण विराम आएगा। वे एक बार ब्रह्मा जी से बोले, क्या बोले, क्या बोले, आपको थोड़ी देर रुकना है, अल्प विराम। प्रभु, हम अब आपकी संतान हैं। ठीक है, प्रभु, प्रभु हम सब आपकी संतान हैं। तो इस प्रकार देखें बच्चों, आप इस तरह से पढ़ते हुए सही विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे हर एक पंक्ति में, तो जो जहां जैसे जैसे हमें प्रयोग करना है। ठीक है, और पाठ के अनुसार करना है। ये तो मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बता दिया है किस तरह से करना है, बाकी पूर्ण आप स्वयं करेंगे बच्चों। ये आपका अभ्यास है, आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे आप अपना मूल्यांकन कैसे करेंगे कि आपको कितना समझ। पाठ को समझते हुए अच्छे से अभ्यास को पूर्ण कीजिएगा, लिखित रूप में अपने अभ्यास से मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।